Hello friends, this is Pradeep Jani and in today's video we will see about the Aryans जो आर्य के नाम से जाने जाते हैं वो ट्राइब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा 11 नंबर का शायद से वीडियो है। तो हमने आगे जो जो भी वीडियोस किए हैं वो आप देख लेना और वो ट्राइब्स भी पढ़ना। और अब जहाँ हमारा बाकी है आर्यंस, राइट, जिसको हम आर्य के नाम से जानते हैं, वो आर्यन ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो द आर्यस, द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो स्टूडेंट्स नए हैं या फिर जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, ये चैप्टर 1 है, सोशल साइंस, स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम। और आगे हमने कुछ करीब 11 वीडियोस बना दिए हैं इसके, और ये शायद से 12 नंबर का वीडियो है। तो आगे के वीडियोस अगर आपके देखने बाकी है तो वो आप देख लेना, तो जिसके आधार पर आपका आगे का चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, राइट। और अब हम आगे शुरू करते हैं। जो ट्राइब भारत में आई और यहाँ पे आकर सेट हो गए, उसमें से एक थे द आर्यस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करना है, राइट। द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो आर्य संस्कृति की शुरुआत जो भारत में हुई उसके सर्जक कौन है? तो द नॉर्डिक आर्यंस। तो नॉर्डिक आर्यंस सर्जक है आर्य संस्कृति के भारत में। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यस इन द एंशियंट टाइम। प्राचीन समय में हिंदूज को ही आर्य के नाम से जाना जाता था, राइट। तो प्राचीन समय में हिंदूज को आर्य के नाम से बुलाया जाता था या उनके नाम आर्य के नाम से जाना जाता था। एंड द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, और जिस विस्तार में ये आर्य सबसे ज़्यादा रहते थे उस एरिया को कहा जाता था आर्यव्रत, राइट। सो द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब जो एरिया में दे मतलब आर्यस हिंदू सबसे ज़्यादा रहते थे उसको आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। तो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है, जैसे आपको पूछ सकते हैं डिफाइन आर्यव्रत, बहुत सिंपल ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, राइट। या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं, राइट, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदूस रहते थे या जहाँ सबसे ज़्यादा आर्यस रहते थे उसको कौन से नाम से जाना जाता, तो आर्यव्रत। एज 7 रिवर्स वर फ्लोइंग ओवर देयर, क्योंकि 7 नदियाँ वहाँ से बहती थी, दैट रीजन वॉज नेम्ड एज सप्त सिंधु। क्योंकि 7 नदियाँ वहाँ से बहती थी इसलिए उसको सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता था, राइट। इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। प्राचीन समय में सबसे पहले जो आर्य पॉपुलेशन है, सबसे पहले जो आर्य लोग जहाँ पे सबसे पहले पाए गए, जहाँ पे सबसे पहले फाउंड हुए, वो था नॉर्थ वेस्ट में। तो आर्यंस यूज्ड टू बी फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में वो पाए गए। द एरिया ऑफ आर्यव्रता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, और ये जो आर्यव्रत का जो एरिया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू रहते थे और इसीलिए उसको आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, और वहाँ पे 7 नदियाँ जो बहती थी इसलिए उसको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में सबसे पहले जो आर्यन पॉपुलेशन था वो नॉर्थ वेस्ट में पाएगा। ये जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था या आर्यव्रत का एरिया जो है वॉज एक्सटेंडेड, वो फैला हुआ था अप टू मिथिला, मतलब बिहार तक इन ईस्ट। ये जो हमने आगे देखा कि नॉर्थ वेस्ट से शुरू हुआ जो एरिया था वो ईस्ट में बिहार तक फैला हुआ था, मिथिला तक। और साउथ में वो कहाँ तक था? इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। और साउथ में जो ये सप्त सिंधु एरिया है या आर्यव्रत एरिया है वो साउथ में विंध्याचल तक फैला हुआ था पोस्ट वैदिक पीरियड तक, राइट। तो पोस्ट वैदिक पीरियड, ये जो वैदिक पीरियड है ये बिफोर क्राइस्ट एरा का पीरियड माना जाता है। वैदिक पीरियड है करीब 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक का जो एरिया है वो वैदिक पीरियड है। इसमें भी पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ये जो विंध्याचल तक साउथ में फैला हुआ था आर्यव्रत एरिया। देयर वर मोर एडवांस्ड पीपल, जो आर्यस है वो ज़्यादा एडवांस्ड लोग थे, देन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स। कंटेम्पररी मतलब समकालीन, उनके वक्त पे पाए जाने वाले दूसरे, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पररी। एक ही समय के जो दूसरे लोग होते हैं समकालीन, उसी वक्त पे पाए जाने वाले, उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पररी। तो दे वर मतलब आर्यस वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कॉन्टेम्पररी ट्राइब्स।
आर्यस जो थे वो ज़्यादा एडवांस लोग थे दूसरी उस वक्त की पाए जाने वाली जातियों से, राइट। तो समकालीन जातियों में सबसे ज़्यादा एडवांस ये आर्यस थे। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स। अब हमने आगे देखा कि आर्यव्रत जैसे या पर सप्त सिंधु, ये जो वास्ट लैंड है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा आर्यस रहते थे, ये हिंदूज रहते थे, ये लैंड जो है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष एटसेट्रा, आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भारत। या तो आर्य भारत के नाम के ऊपर से, या तो भारत कुल ट्राइब के आधार पर, यानी भारत का जो कुल है, यानी ये ट्राइब का जो डायनेस्टी होता है, तो भरत डायनेस्टी के नाम से या भारत राजा के नाम से जो ये एरिया है वो भारत भूमि है या भारतखंड है या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। वो राजा भारत के नाम से या तो कोई भरत नाम की जाति के नाम ऊपर से ये नाम आया था। तो सप्त सिंधु और आर्यव्रत के अलावा भारत भूमि, भारतखंड, भारतवर्ष भी नाम जाना जाता था ये आर्यंस जहाँ पे रहते थे उस एरिया को। आर्यंस वर नेचर लवर्स, दे लव्ड एंड वर्शिप्ड द ट्रीज, द रिवर्स, माउंटेन्स, द सन एंड द विंड एंड द रेन। तो ये नेचर लवर्स थे, प्रकृति प्रेमी थे। पहाड़, नदी, सूरज, पवन, बारिश, सबको वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। दे हैड कंपोज्ड हाइम्स यानी रिचास, तो उन्होंने रचना की थी। आर्यंस ने कंपोज किए थे हाइम्स, HYMNS, सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन, हाइम्स HYMNS। तो उन्होंने कंपोज किए थे हाइम्स यानी स्तुति, फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। कुछ प्रकृति के अलग अलग एलिमेंट्स को पूजा करने के लिए उन्होंने स्तुति की रचना की थी आर्यस लोगों ने। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रिसाइटेशन ऑफ वेदास, तो समय के साथ साथ कुछ धार्मिक विधियां हैं जैसे वेदों का गान करना, रिसाइटेशन मतलब सिंगिंग, वेदों को गाना, परफॉर्मिंग यज्ञ परफॉर्म करना, यज्ञ करना, एंड अदर एक्टिविटीज़, और दूसरी कुछ एक्टिविटीज़ बिकेम प्रेवलेंट इन इंडिया, वो भारत में धीरे धीरे फैलने लगी, राइट। तो ये लेटर वैदिक पीरियड के आसपास की या उसके बाद की टाइम का बात चल रहा है कि जिसमें आर्यस जो थे वो इस तरह से प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे, स्तुति की रचना की थी। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया कुछ धार्मिक विधि, सेरेमनी मतलब विधि, कुछ धार्मिक विधि जो है जैसे वेदों को रिसाइटेशन करना, वेदों का गाना, परफॉर्मिंग यज्ञ परफॉर्म करना, और दूसरी एक्टिविटी से वो धीरे धीरे फैलने लगी इंडिया में। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed. There was a fine amalgamation. Amalgamation का मतलब समन्वय, मिश्र हो जाना। तो बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिलता है ये सब जातियों का with their specific style of living। तो ये जो सारी जातियाँ हमने देखी वो सारी जातियाँ जो है वो एक दूसरे के साथ घुल मिल गई और उसका बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिलता था। एंड हारमोनियस कल्चर, और एक नया ही मिश्र कल्चर देखने को मिला, एक मिश्र कल्चर की उत्पत्ति हुई। विच गेव इंडिया अ ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज, जिसने भारत को एक समृद्ध और भव्य विरासत दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर का इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम प्रिवेलेंट इन इंडिया वाला, वहाँ पे आर्यस की जो है वो जाति का जो पूरा पैराग्राफ है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक है आर्यस की अगर शॉर्ट नोट पूछती है तो आपको वहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये जो लास्ट पैराग्राफ हम अभी देख रहे हैं ये पैराग्राफ है पर्टिकुलर सारी जातियों को किस तरह से मिश्रण हुआ और किस तरह से भारत का विरासत समृद्ध बना उसके बारे में है, राइट। तो आर्यस तक पूछे अगर आपको सिर्फ आर्य के बारे में तो आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये पैराग्राफ तक लिखना है, राइट। सो ये सारे ट्राइब्स है वो एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। और हारमोनियस कल्चर का मतलब है एक दूसरे में समन्वित हो जाना, एक दूसरे में समन्वय हो जाना, एक दूसरे में मिश्र हो जाना और एक नया ही संस्कृति की रचना करना। विच गेव इंडिया अ ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज, जिसने भारत को एक समृद्ध और भव्य विरासत दिया। ग्लोरियस यानी भव्य, प्रॉस्परस समृद्ध। दिस फॉरेनर एंड इंडियन ट्राइब्स अमालगमेटेड, ये बाहर से आने वाले और भारत की जातियाँ हैं वो एक दूसरे के साथ समन्वित हो गई, एक दूसरे के साथ घुल मिल गई। इन सच अ वे, उस तरह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के दरमियान ये सारी जातियाँ एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल गई कि दे लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि उन्होंने अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, अपनी व्यक्तिगत पहचान जो थी, थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस,
तो दे लॉस्ट, उन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत पहचान थी वो खो दी इंटरकास्ट मैरिजेस के द्वारा। तो ये जो बाहर से आने वाली जातियाँ थी वो और भारत की जो जातियाँ थी वो एक दूसरे के साथ समन्वय हो गए, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, एक नए कल्चर का निर्माण हुआ। और ये जो सारी जातियाँ थी उन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत पहचान थी, व्यक्तिगत आइडेंटिटी थी, वो खो दी और सब भारतीय बन गए मैरिजेस के द्वारा। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस, बाहर से आने वाले और कुछ लोकल लोग जो थे, यहाँ पे रहने वाले ये लोग, दोनों लोग, सब लोग जो थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए भाषाओं से, स्क्रिप्ट से, अलग अलग जो लेखन की शैली है उससे, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक मान्यताओं से। एंड ऑल दिस प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर्स, और ये सब चीज़ों ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया सबको इंडियन बनाने में, राइट। तो ये सारे फॉरेनर्स जो इंडियन बन गए, इंडियनाइज हुए, उसमें जो बाहर से आने वाले लोग थे उनको बहुत प्रभाव पड़ा। सब एक दूसरे के जैसे भाषा के संपर्क में आए, स्क्रिप्ट भाषा की शैली के संपर्क में आए, और नेम्स, अलग अलग नाम, धार्मिक मान्यता, और ये सब चीज़ों के संपर्क में आए, एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ, और उसकी वजह से ये सब चीज़ों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और सारे ट्राइब्स को इंडियन बनाने में। सिंस एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय से, अ कॉम्पोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया, प्राचीन समय से एक मिश्र संस्कृति है वो भारत में क्रिएट हुई है, भारत में सर्जन हुई है। तो इसमें से लास्ट लाइन है ना, वो आपको गिव रीज़न में पूछ सकते हैं, राइट, कि सिंस एंशियंट टाइम्स अ कॉम्पोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया एक्सप्लेन। तो इसमें आपको ये लास्ट पैराग्राफ लिखना है कि किस तरह से अलग अलग ट्राइब्स का अमालगमेशन हुआ, मतलब समन्वय हुआ, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ कल्चर का, और किस तरह से फॉरेनर है वो इंडियंस हुए, किस तरह से उन्होंने कल्चर का एक्सचेंज करके एक दूसरे की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम और रिलीजियस बिलीव्स को एक्सेप्ट किया, एक दूसरे से प्रभावित होकर, और सब जो है वो फिर एक इंडियन कल्चर में के रंग से रंग गए, और सब जो है वो एक समृद्ध और बहुत महान संस्कृति का पार्ट बन गए, राइट। दे ऑल देन बिकेम इंडियंस, उसके बाद ये सब भारतीय बन गए। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it varied and prosperous। अगर शॉर्ट में कहे तो प्राचीन भारत जो है उसमें जो अमालगमेशन हुआ, समन्वय हुआ अलग अलग संस्कृति का, उससे भारत की संस्कृति जो है वो बहुत ही समृद्ध बनी और विविधता से भरपूर बनी। तो लास्ट पैराग्राफ हमने जो लिखे, लास्ट 2 पैराग्राफ, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से अलग अलग जाति भारत में आई और किस तरह से ये अलग अलग जातियाँ जो है वो भारत में आकर इंडियनाइज हो गई, किस तरह से उन्होंने अपने कल्चर का एक्सचेंज किया, और सब जो है उन्होंने इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट किया और एक नया ही कल्चर का निर्माण हो गया। और ये जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर बन गया और वो एक ग्रेट कल्चर बन गया, राइट। सो वी आर कीपिंग दिस अप टू हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो we will go ahead. Till then you prepare all these points. Okay, bye.